हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए लीगल होम्स में कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड और कुछ सब्जेक्टिव से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लीगल होम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको आईपीसी इंडियन पिनल कोड की फर्स्ट क्लास देने जा रही हूँ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को और हिस्ट्री को देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन पिनल कोड या कहूँ भारतीय दंड संहिता या मैं कहूँ ताजीराते हिंद, तो उसको हम समझेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है और हिस्ट्री क्या है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो यूपीपीसीएसजी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईपीसी आना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, मोर अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लीगल होम्स को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको लास्ट में वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप आगे इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको इंडियन पिनल कोड की फर्स्ट क्लास से रिलेटेड ये इंट्रोडक्शन पार्ट और हिस्ट्री आपको जानकारी मिल जाए। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इंडियन पिनल कोड की क्लास शुरू कर दीजिए, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला हुआ है आपको। अभी आप घर पर बैठे हुए हैं और घर पर बिना पैसा खर्च किए हुए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, घर से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स लाखों रुपए खर्च करके बाहर दूसरे सिटीज में रह के अपना पेरेंट्स का पैसा खर्च करके बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता है या जिनकी फैमिली इस तरीके का खर्चा नहीं कर सकती है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। ये क्लास रहेगी आपकी पूरी, मैं पूरे आईपीसी को 23 चैप्टर को आपको एक एक क्लास में समझाऊंगी, बिट डिटेल समझाऊंगी। जो स्टूडेंट प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको प्री की तैयारी के पर्पज से आपको देखना है, जो स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी के पर्पज से इसको देखना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरे साथ साथ ये आईपीसी याद भी हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें आपको आईपीसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है कि आईपीसी को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसे समझ के करें, अंडरस्टैंड करें, ट्रिक्स से समझें, क्योंकि बहुत इजी है आईपीसी। जिसने भी लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगी उनका नाम, किसने लिखा है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। आईपीसी रहेगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अगर मैं इसकी बात करूं, आपने पुरानी फिल्मों में इसके नाम सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को ताजीराते हिंद के तहत फला फला धारा पर और इस तरीके के अपराध में इनको ये दंडित किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा। तो हम तीसरा नाम भी याद रख सकते हैं, ताजीराते हिंद। इसको हम ताजीराते हिंद के नाम से भी जानते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज करा देती हूँ कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में यदि कोई व्यक्ति कोई भी अपराध या अपकृत्य करता था तो उसको अपकार कहा जाता था। अपकार क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके बदले में प्रतिकर दिया जाता था। कोई भी दंड ऐसा नहीं था जिसके बदले उसको दंडित किया जाए। यहाँ पर ऐसी कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी, प्रतिकर दिया जाता था। जैसे किसी ने किसी के मार पिटाई कर दी, या किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, या किसी ने किसी का घर जला दिया, तो उसके बदले प्रतिकर दिया जाता था। और ये प्रतिकर बाट के नाम से जाना जाता था। बाट, यहाँ आपको बाट याद रखने की जरूरत है, बाट के नाम से ही जाना जाता था। और ये बाट किसको मिलता था? ये बाट उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ है। चलिए जान लेते हैं कि अपराध का उल्लेख किस किस ग्रंथों में हमें मिलता है। अपराध का उल्लेख बहुत सारे प्राचीन प्रचलित ग्रंथों में मिलता है, जैसे मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य संहिता। मनु ने अपने ग्रंथ में यहाँ तक लिखा है, इनकी परिभाषाएं लिखी हैं: हमला, चोरी, लूट, मिथ्या साक्ष्य, मानहानि, आपराधिक न्यासभंग, छल, जारता तथा बलात्कार जैसे कई सारे अपराधों का उल्लेख किया है। मनु ने आपराधिक न्याय निर्णय शासन, मनु ने यह भी लिखा है कि आपराधिक न्याय निर्णय शासन करता था वहां जिसमें उसकी सहायता के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। कहने का मतलब है कि उस देश का राजा या जिस देश में या जिस शहर में ऐसा कोई प्रकृति हुआ है, उस देश का शासक ही उसका
फैसला करता था, वहां पे कोई न्यायाधीश नहीं होता था। लेकिन अपनी सहायता के लिए, जैसे मंत्रिमंडल अपने लिए मंत्री परिषद बनते हैं या मंत्रियों को और उनको अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से अपनी सलाह के लिए वहां एक न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी, जिसे मीमांसक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीमांसक। मीमांसक याद रखना है आपने। अब बात करते हैं कि दंड विधि के विकास की बात करते हैं। दंड विधि के विकास की बात थोड़ा सा आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भी पढ़ा होगा आपने। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथ ने एक राजलेख जारी किया था सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, लेकिन ये कंपनी व्यापार करने के साथ साथ ये भारत पर भी राज करना चाहते थे। और कंपनी इसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थे। उन्होंने 1765 में आकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकारता प्राप्त कर ली थी। कहने का मतलब है इन्होंने धीरे धीरे हमारे भारत पे इस तरीके के शासन कर लिए कि इन्होंने हमारे जो भी व्यावहारिक तो होते ही थे, साथ ही साथ में दीवानी का भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। जैसा पहले राजा महाराजा अपने यहाँ पर प्रजा का जो भी फैसला देते थे, वो अब महारानी एलिजाबेथ के हाथ में चला गया और ये वंशानुगत रहा। यहाँ पे कोई जनता का शासन नहीं था। एलिजाबेथ की जो भी पुत्र पुत्री रहे उन्होंने शासन किया। उसके बाद में ऐसा ही वंशानुगत चलता रहा, क्योंकि इसको हम कहते हैं ब्रिटिश ताज भी कहते हैं। ब्रिटिश ताज क्राउन का ये शासन चलता था। इसमें क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का ही महत्व ज्यादा होता था। अब इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूं तो मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता था? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व यह रहा करता था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमन और नियंत्रण करेगा और सारा जो कार्य करेगा वो ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करेगा। यानी कि कोई भी कंपनी खुलेगी या बंद होगी या किस तरीके का कार्य होगा, वह सारा देखता था ब्रिटिश सरकार। इस अधिनियम के कुछ विशेषताएं बता देती हूँ। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत जिसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की सहायता करने के लिए 4 और लोग भी रहते थे। तो जो मद्रास और बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यानी कि जो भी मद्रास और बंबई के गवर्नर्स बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यानी कि ये सभी प्रेसिडेंटी सिर्फ एक प्रेसिडेंसी जो भी नगर थे बंगाल, बंबई और महाराष्ट्र, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे कि क्या किस तरीके से कानून बनेंगे या तरीके से कानून नहीं बनेंगे। एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सन 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहले दिल्ली में नहीं था हाईकोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट, पहले कलकत्ता में इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1774 की बात है। और मैंने जैसा कि आपको बताया बंगाल का पहला गवर्नर जो बनाया था वो वारेन हेस्टिंग बनाया था, राइट। अब हम बात करते हैं कि 1884 पिट्स इंडिया एक्ट की। 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी कि कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर देगी। यानी राजनीतिक तरीके से जो कार्य हो रहे थे उनको अलग देखा जाएगा और वाणिज्यिक जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी उनको अलग देखा जाएगा। और इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति भी ले ली और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का भी गठन कर लिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो इस एक्ट की ये विशेषताएं थी। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर जो महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट आता है जहां से हमारी आईपीसी ड्राफ्ट की जाती है या हमने आईपीसी को, इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ अभी तक तो आपने देखा कि किस तरीके से 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। उसके बाद में 1777 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके बाद में 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई
और इसके बंगाल सबसे पहले गवर्नर जो बनाए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। फिर 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक और वाणिज्यिक को अलग अलग कर दिया, मतलब पृथक पृथक कार्य कर दिए इसके। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम की। यहाँ से हमारा जो है आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार होता है, इसको फर्स्ट लॉ कमीशन भी कहते हैं। जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया वह संपूर्ण भारत के लिए एक लेजिस्लेचर का सृजन करता है, यानी कि यहाँ पे 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरे भारत के लिए एक विधानांग का सृजन किया गया और दंड विधि के संदर्भ में सन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। यहाँ पे नाम याद रखने वाला है लॉर्ड मैकाले, क्योंकि यही थे आईपीसी के जनक, बहुत विद्वान व्यक्तियों में से एक थे लॉर्ड मैकाले। और 1834 अपने को याद रखना है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और इस आयोग के अन्य 3 सदस्य भी थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आईपीसी को लिखने के पीछे और आईपीसी को लाने के पीछे, जिनका पहले थे मैक्लियोड और दूसरे थे एंडरसन और तीसरे थे मिलेट। आपको ये याद रखना है, पहले कौन से थे? मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में साथ दिया था उनका, कि विधि आयोग बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा रीजन ये था कि इंडिया के लिए एक कानून बनाया जाए जहां पर जो भी दंड विधियां हैं उनका समेकन किया जाए और उनको उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से ऑल ओवर और वर्ल्ड में है। राइट। अब बात करते हैं कि भारत के लिए दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 14 अक्टूबर 1837 को यह जो काउंसिल में जो एक्ट था या ये प्रारूप था वो पेश किया गया, लेकिन ये आगे चलकर रिजेक्ट कर दिया गया, या इसने मतलब इसको इजाजत ही नहीं दी, ठंडे बस्ते में रख दिया। फिर बात करते हैं ये धीरे धीरे ये विधेयक जो है फिर प्रस्तुत किया गया करीबन कई सालों बाद 1856 में। अब 1856 में इस विधेयक को पास किया गया और 6 अक्टूबर 1860 को पारित कर दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को लागू, मतलब ये एक तरीके से कानून बना दिया। कानून का मतलब है कि इसको हमने लागू कर दिया। लागू का मतलब ये है कि इंडियन पीनल कोड का एक कानून जो था, अब वो जो बिल था, जो विधेयक था, अब वो कानून बन गया। और इसकी जो डेट थी प्रवर्तन की संपूर्ण भारत पर 1 जनवरी 1862 हुई, पूरे संपूर्ण भारत पर, सिवाय किसको छोड़कर? जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। 1 जनवरी 1862 याद करने वाली चीज है कि याद रखो आप इस चीज को कि 1862 में क्या हुआ था, इंडियन पीनल कोड को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। और अगर मैं बात करूं कि अब ये इंडियन पीनल कोड भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है या नहीं है? बिल्कुल लागू है। 2019 में जब 370 धारा हटाई गई जम्मू एंड कश्मीर से, तब से इंडियन पीनल कोड जहां पर भी किसी भी लॉ, कोई भी लॉ जो जिसमें ये लिखी थी लाइन कि यह संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के, तो अब ये सारा एक्ट, जितने भी सारे एक्ट हैं जिसमें ये लाइन लिखी है वो हटा दी गई है। और अब से 2019 अक्टूबर के महीने से, आई थिंक अक्टूबर में हटाई गई थी, तो डेट मुझे एग्जैक्ट आई थिंक 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर सब में लागू है। तो अब बात कर लेते हैं आईपीसी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इंडियन पीनल कोड 1860 1860 वाला कहा जाएगा। इसके अंदर ये डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में, 23 चैप्टर्स में, जिसको हम 511 धाराओं में देखेंगे। कैसे देखेंगे? 23 चैप्टर, 511 धाराएं। ये एक बेसिक सी चीज है जो आपने याद होनी चाहिए। 23 चैप्टर, 511 धाराएं। और ये कोड जो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ में, प्रोवाइड्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में और एक्सपेंशंस के साथ में, अपवादों के साथ में शुरू होता है। और ये बहुत बड़ी रेंज अपने साथ रखता है उन ऑफेंसेस की जो इंडिया में इलीगल हैं। ऐसा कोई कृत्य
जो अपने आप में गलत है वह ऑफेंस या अपराध कहलाता है। तो इससे रिलेटेड हमें आईपीसी बताएगा कि हमें आईपीसी पढ़ना कैसे है, आईपीसी को किस तरीके से पढ़ना है। हमने आईपीसी को पढ़ना है उसके इस सेंस में कि ये आईपीसी जो है अपराधों को बताती है। अपराधों को, जैसे कि आपने चोरी की, अपराध है, कौन बताएगा? आईपीसी बताएगा। सेक्शन कौन सा बताएगा? 378 बताएगा। या कोई भी ऐसा अपराध जो गलत है, जो आपने के दिल और दिमाग में या आपकी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जिस कार्य को गलत ठहरा दिया है या आईपीसी में लिख दिया है, वह कार्य आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस में गिना जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसके चैप्टर्स क्या हैं। ये चैप्टर्स हैं आपके सामने, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है, इनका क्लासिफिकेशन भी है। इसमें आज हम सिर्फ 10 चैप्टर्स को देखेंगे। 10 चैप्टर को देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि ये कहानी क्या है। देखिए, बहुत जनरल नॉलेज में, जनरल चीजों लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको कि आईपीसी को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, अगर आपने चैप्टर याद रखने हैं या आपने सेक्शन याद रखने हैं तो आपने कोई ना कोई इसके साथ कहानी जोड़नी ही पड़ेगी। मैं अगर साधारण सी बातों में कहूं कि आईपीसी से अगर हम अपना परिचय लेते हैं उसको, तो आईपीसी आपको क्या बताएगी? या मैं यूं कहूं कि अब किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो आपसे सबसे पहले आप उससे क्या पूछते हैं? आप उसका नाम पूछते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके घर परिवार में कौन व्यक्ति हैं, या आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने इस आईपीसी को कुछ इस तरीके से याद किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसी तरीके से याद हो जाए। तो मैंने याद किया है कि जैसे मैंने आईपीसी से हाथ मिलाया, हेलो मेरा नाम भावना शर्मा, आपका नाम क्या है? आईपीसी ने कहा कि मैं आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो उन्होंने पहली बार लाइन में उन्होंने क्या दिया? चैप्टर्स दिया 1 और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 1 to 5 तक उसका इंट्रोडक्शन है। भाई इंट्रोडक्शन में नाम आएगा, पिताजी का नाम आएगा और भाई का नाम आ सकता है, कई लोगों का नाम आ सकता है कि मेरे फैमिली में इतने सारे लोग हैं। तो सिर्फ आईपीसी अपने आप को बता रहा है 1 से 5 तक कि मेरा नाम आईपीसी है, मैं फला तारीख को लागू हुई थी, मैं इस तारीख को पूरे भारत में लागू हुई थी। इसमें मेरे को ये तरीके की चीजें बता दी हैं कि कौन से भारत की सीमा में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करता है। दूसरा चैप्टर बात करता है जर्नल एक्सप्लेनेशन की, जर्नल साधारण स्पष्टीकरण की। साधारण स्पष्टीकरण में मैं आपको एक चीज दे देती हूँ। आप अपना एक्ट उठा के बैठिएगा और एक्ट में एक चीज देखिएगा, ज्यादातर एक्ट्स में ना सेकंड चैप्टर या सेकंड पार्ट हमेशा डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। आप चाहे भले ही आईपीसी उठा लो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करूंगी, एविडेंस उठा लो, आप सीआरपीसी उठा लो, सीपीसी उठा लो, आप किसी को भी उठा लो, इसमें सेकंड चैप्टर में या सेकंड पार्ट में डेफिनेशन होंगी। यहाँ उस डेफिनेशन को डिनोट किया हुआ है साधारण स्पष्टीकरण से कि मेरे पास जो डेफिनेशन है या मेरे अंदर जो चीजें पढ़ी जाएंगी ना, वो इस तरीके से पढ़ी जाएंगी कि व्यक्ति की डेफिनेशन क्या होगी, भारत की डेफिनेशन क्या होगी, लोक सेवा कैसा होगा, और अपराध की डेफिनेशन, मतलब इस तरीके की डेफिनेशन बताई गई है जो आपका चैप्टर नंबर 2 कवर करता है और सेक्शन कवर करता है 6 to 52। अब 6 to 52 हो गया, 6 से 52 तक हो गया, साधारण स्पष्टीकरण हो गया। और साधारण स्पष्टीकरण में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ पाया जाता है या ऐसा कोई अपराध करता है तो मेरा थर्ड चैप्टर बताता है कि मैं उसे पनिशमेंट करूंगा। आईपीसी कह रही है ये बात। पहले उसने कहा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ लागू हूं, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, मैं इस तारीख को बोलना सीखा था, या जो भी। दूसरा चैप्टर बताएगा कि मेरे अंदर ये समाहित है, यानी ये डेफिनेशंस मेरे साथ ये पढ़ी जाएंगी। जब मैं आईपीसी पढ़ी जाएगी तो मेरे साथ ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 बताएगा अगर मेरे डेफिनेशंस में किसी ने भी, कोई व्यक्ति ने या कोई ऐसा अपराध कर दिया तो मैं पनिशमेंट का भी प्रावधान रखती हूँ। थर्ड में बता दिया पनिशमेंट। हालांकि पहले ऑफेंस बताए जाते हैं, इसने पहले ही बता दिया कि अब आप आईपीसी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं पनिशमेंट कर दूंगी थर्ड चैप्टर में। अब उसने कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो अपवादों के अंदर आएंगी, जैसे कि कुछ माएं अपने बच्चों को नहीं डांटती हैं अगर वो गलत करें या सही करें, है ना। कुछ दादियां अपने बच्चों को बड़ा प्यार करती हैं।
ऐसे ही आईपीसी भी अपने बहुत से बच्चों को बहुत प्यार करती है। उसने कहा कि कुछ चीजें मैं जनरल एक्सप्रेशन में दे देती हूँ, यानी कि साधारण अपवादों में दे देती हूँ। 4th चैप्टर है सेक्शन 76 106। बहुत आसान है याद करना, 76 106। देखो 7 तो 1 और 6 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, और यहां से 6 उठाओगे तो यहाँ आ जाएगा, और 0 बीच में आ जाएगा। तो याद करना बड़ा आसान है, 76 106, 76 106। चैप्टर 4 रिपीट करिए, जितनी हो सके उतना रिपीट कीजिए, और ना हो सके तो आप मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको समझा रही हूँ और आप अपने साथ मेरे साथ साथ में याद भी करते जा रहे हो। तो वो बताएगा कि मेरे पास साधारण अपवाद भी है, यदि कोई और व्यक्ति जो इसमें इन डेफिनेशन में समाहित है, उन व्यक्तियों को मैं डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, या मैं उन्हें छूट देती हूँ कि ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा, या मैंने माफ करती हूँ। जैसे किसी वकील, किसी जज के द्वारा किया गया कार्य, या किसी आदेश के अकॉर्डिंग कोई उसका जूनियर जो है फेलो वो कर रहा है, उसका ऑर्डर मान रहा है। या मैं बात करूं कि कोई मध्य व्यक्ति है, कोई पागल व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति जनरल एक्सपेक्शन में आते हैं। जनरल 76 106 साधारण अपवाद हो गया यार। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 4 चैप्टर याद हो गए होंगे, 1 2 3 4। बहुत सीधी सी बात है, मैंने आईपीसी से इंट्रोडक्शन किया, उसने इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपने आप को बताया, जनरल एक्सप्लेनेशन दिया, उसने फिर पनिशमेंट भी बताया, और फिर उसने अपने उन लोगों के बारे में बता दिया कि इन लोगों को मैं पनिश नहीं करती हूँ। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 करता है कि भाई देखो मेरे अंदर अब यहाँ से अपन ऑफेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफेंसेस, हम जैसा कि आपको पता है, हम ऑफेंसेस के बारे में आईपीसी को पढ़ते हैं, आईपीसी से हमें पता चलता है कि ऑफेंसेस कितने कितने हैं। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, सेक्शन 107, क्योंकि हमने वहां 106 पे छोड़ा था, यहाँ 107 से शुरू होगा और 120 तक जाएगा, जो कि अबेटमेंट को बताएगा। और चैप्टर नंबर 5 होगा। देखो भाई, अबेटमेंट होगा ही होगा। आईपीसी है, अबेटमेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अबेटमेंट होगा 107 से 120 तक। अब इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है चैप्टर 5A, और सेक्शन है 102A और 102B। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कोई भी अबेटमेंट करेगा वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा ही करेगा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत कई एग्जाम्स में मैंने देखे हैं डायरेक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन की है, 102 क्या बात करता है, या चैप्टर नंबर 5 क्या बात करता है। बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है। तो 5A छोटा भाई है 5 का, और 120A 120B इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर बताएगा ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। अगर आपने कोई भी अपराध स्टेट के विरुद्ध किया, या तो उसके लिए उसके साथ युद्ध करने का कोई षड्यंत्र रचा, या कोई दंगा, या कोई ऐसा भाषण किया कि स्टेट के साथ में, स्टेट में कौन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य कर दिया जो स्टेट को नुकसान पहुंचाता है, तो वो हो जाते हैं ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। सेक्शन बात करेगा 121 और 130 तक, 130 तक। 10 सेक्शन पढ़ने, ज्यादा सेक्शन नहीं पढ़ने अपने को। अब जितने भी मैं सेक्शंस बताऊंगी, शायद हो सकता है 10-20 ऐसी तरीके से सेक्शंस होंगे किसी भी एक चैप्टर को याद करने के लिए। और आप आईपीसी को तोड़ के पढ़ें, मैं नहीं कह रही एक साथ पढ़ें, आप आईपीसी को तोड़ के पढ़ें, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए आईपीसी। आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट से रिलेटेड पढ़ें तो 10 सेक्शन पढ़ने, आप ऐसे पढ़ लें। और आपने ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी पढ़ने हैं तो आपको सेक्शन तोड़ के पढ़ें, 10 से 5 इसी तरीके से होते हैं उसमें भी सेक्शंस, राइट। अब ऑफेंस आ रहे हैं, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट भी होते हैं भाई मेरे में, आईपीसी बता रही है। चैप्टर नंबर 7 कह रहा है कि मेरे ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, या उनके प्रति कोई षड्यंत्र रचते हैं, या आप उनकी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंक्लूड है उसमें, तो वो सेक्शन 131 से लेकर 140 यानी 131 से लेकर 140 तक बताएगा, और चैप्टर नंबर 7 रहेगा। इसमें याद करने का बहुत आसान सा वो है,
चैप्टर 7 131 140 7 दूनी 14 यानी 140 याद रहेगा आपसे, 7 दूनी 14 140 और 1 3 1 ऐसे याद रहेगा 1 3 1। इन तीनों को ऐड करोगे 5 बन जाएगा। 5 बहुत अच्छा नंबर होता है, हर किसी को याद हो जाता है। 131 एंड 140 7 दूनी 14। ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। तीन सेनाएं हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं। इसमें देखो 3 आ रहा है, अगर हम 1 2 3 इनको जोड़ लेते हैं तो 5 आ रहा है, और इनको जोड़ लेते हैं 3 आ रहा है। ऑड नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता है या किसी में अपने टेबल में आता है, तो वो हमें याद रहेगा यहाँ से। चैप्टर नंबर 8 है पब्लिक ट्रांक्विलिटी। आपने 141 से लेकर 160 तक, 8 दूनी 16। बहुत सिंपल तरीका है। मैंने आज तक किसी को ऐसे समझाते हुए नहीं देखा, ना मैंने देखा है, क्योंकि लोग ट्रिक्स लेके आ जाते हैं। ट्रिक्स में कुछ अलग चीजें भी याद करनी पड़ती हैं और वो ट्रिक हमारे दिमाग से निकल जाती है। बहुत सिंपल है। 7 दूनी 14 140 तक, 8 दूनी 16 160 तक सेक्शंस पढ़ेंगे। और यहाँ पढ़ेंगे हम, जैसे आपने 140 याद हो गया तो आपको अगला चैप्टर हमेशा याद हो जाना है 141। भाई 140 के बाद क्या आएगा, 141 ही आता है, राइट। और 8 दूनी 16 160 तक। ऑफेंस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रांक्विलिटी, पब्लिक ट्रांक्विलिटी के विरुद्ध आप कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध। चैप्टर नंबर 9 में 161 171। चैप्टर नंबर 9 161 171 161 171 10 सेक्शन है। इसमें 20 सेक्शंस थे, इसमें 10 सेक्शंस थे। आपने इसमें भी 10 सेक्शंस पढ़ने हैं। ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, मतलब या तो ऑफेंस आपने पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध किया है या पब्लिक सर्वेंट ने किसी के विरुद्ध किया है, तो वो सारे जो ऑफेंसेस हैं वो कहाँ कवर हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में। देखिए 9-5 कौन, 3-5 कौन करता है, 3-5 कौन करता है, पुलिस वाले करते हैं। भाई FIR नहीं लिखते, या कोई व्यक्ति परेशान है बहुत, मतलब जिसकी गाड़ी खो गई है या किसी का मोबाइल खो गया है, तो परेशान कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट करते हैं। 9 बजे तक उसे बिठा के रखते हैं, तो आपको याद रहेगा 9 बजे तक कौन बिठा के रखता है, पुलिस सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट बुला के रखते हैं। चैप्टर नंबर 9A इसका ही भाई 9A ऐड हुआ है 171 से लेकर 171I तक। ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस रहेंगे, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑफेंस रहेंगे वो आएंगे, कवर होंगे 9A के अंदर, राइट। 9A में हो जाएगा इलेक्शंस 9A 171A से I, A से I, 9A से याद रहेगा 171A, और I से रहेगा I मतलब इलेक्ट्री मतलब इलेक्शन I इलेक्शन, ऐसे याद रहेगा। तो आपने 9 चैप्टर याद रखना है। लास्ट 10 की बात करूं, चैप्टर नंबर 10 करेगा, सेक्शन की बात करेगा 172 से लेकर 190 तक। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, लॉफुल अथॉरिटी कौन कर रहा है, लॉफुल अथॉरिटी कौन कर रही है, पब्लिक सर्वेंट। 10 चैप्टर है, 172 है, 190 है। देखो 9 के बारे में 72 आता है, बिल्कुल आता है, 9 8 72, एक अपने आप लगा लो, 0 इधर अपने, बहुत आसान है याद करना। IPC को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 10 से 5 बार ये याद कर लिया ना, तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप पूछोगी ना, सिर्फ आपको चैप्टर से याद रहेंगे ना, आप बता सकते हो कि फला चैप्टर पे इससे रिलेटेड सेक्शन है। और आप यकीन मानो आपने ये पढ़ लिया ना मेरे साथ साथ, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 चैप्टर्स बताए, आप इन्हें रिवाइज करें, रिवाइज के साथ साथ आप इन्हें नोट्स भी बनाते रहें। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स की। किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपल सी चीज है, आपने करना यही है कि बेयर एक्ट उठा लीजिए। जितने भी आप सब्जेक्ट किसी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में आते हैं उसके बेयर एक्ट उठा लो। इंग्लिश हिंदी दोनों में हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में, आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही लैंग्वेज रहेगी। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश
समझ सकते हैं, जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं उनके लिए मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मेरे पास शायद इंग्लिश का कंटेंट इतना है नहीं है जो मैं आपको पढ़ा सकूं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ। मैंने खुद ने हिंदी मीडियम करा है। और आपने ऐसा नहीं है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी नहीं पढ़ना, आप इंग्लिश में ही करोगे। आपने दोनों सब्जेक्ट बराबर से पढ़ने हैं। जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते वो इंग्लिश पे फोकस करें, जो बच्चे हिंदी नहीं जानते वो हिंदी पे फोकस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछ लिया गया था, क्या पूछ लिया गया था, अनुज्ञप्ति का मतलब पूछ लिया था। तो इंग्लिश में अनुज्ञप्ति को क्या कहते हैं वो नहीं समझ में आया, और इंग्लिश का बोला तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश नहीं करोगे और आपको इंग्लिश आती है तो आप हिंदी नहीं करोगे। दोनों स्टूडेंट्स को हिंदी इंग्लिश समझनी पड़ेगी। आप यूपी, राजस्थान, बिहार या आप एमपी का एग्जाम तैयार कर रहे हो तो आपने हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझनी पड़ेगी। और अदर स्टेट, गुजरात में हिंदी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, और अदर स्टेट्स के तो खुद लोकल लैंग्वेज में होते हैं तो उन लोगों को आती है। इंग्लिश भी मस्ट है, जानना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम आगे के वीडियोस भी, आगे के चैप्टर्स भी आप हमें ऐसे ही बताएं। हाँ, मैं ये बता रही थी कि आप अपने बेयर एक्ट ले लीजिए, उनके इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लीजिए। इंडेक्स की जब फोटोकॉपी करा लेंगे ना तो आपके पास में एक बंच तैयार हो जाएगा सभी एक्ट का। आईपीसी ले लो, सीआरपीसी ले लो, एविडेंस ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, मेन जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आपने वो ले लो। आप उनके इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लो, एक बंच तैयार करा लो, A4 शीट पे बंच तैयार करा लोगे, और एक पेन ले लो। जब भी आप पढ़ो तो उसको क्या कहते हैं, उसमें हाईलाइट कर दो कि ये मैंने याद हो गया, ये मेरे को याद है, ये मेरे को याद है। और मैं आगे वाली वीडियो में इंपोर्टेंट सेक्शन और इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमें खुद पता चल जाता है कि हमें कौन सा पार्ट छोड़ना है, कौन सा पार्ट नहीं छोड़ना है। और आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। 1 से 10 बार इस वीडियो को देख लें, या आप अपने एक्ट को लेके बैठे हैं तो 1 से 10 बार आप एक्ट को 10 चैप्टर ही पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें। एक दिन में इतना ही करें, ज्यादा करेंगे भूल जाएंगे। मेरी कोई आपसे ऐसी नहीं है कि अगर आपकी कैपेसिटी 20 याद करने की तो आप 20 चैप्टर याद कर लीजिए। आपने पूरा आईपीसी याद करना है, आप एक दिन में आईपीसी भी कर सकते हो, लेकिन जितना आप अपने दिमाग पे लोड डालोगे उतना ही आपको याद रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको मदद मिलती रहेगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।